नमस्कार दोस्तों, क्या हमारे भारत देश को या फिर मैं कह सकता हूं कि हमारे चुनाव आयोग को क्या नए राजीव कुमार मिल चुके हैं। एक्चुअली मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर ज्ञानेश कुमार की जब से नियुक्ति हुई है, जब से उन्होंने ये पदभार संभाला है, तब से ये सवाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग पूछने लगे हैं। मीम्स के माध्यम से, शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से, रील्स के माध्यम से, या फिर हम कह सकते हैं कि तमाम जी हाँ जो भी कैमरे में फुटेज रिकॉर्ड हो रही है उन सभी कटाक्ष के माध्यम से हमारी सरकार से ये सवाल कर रहे हैं कि क्या मुख्य चुनाव आयोग के तौर पर ज्ञानेश कुमार राजीव कुमार पार्ट 2 बन करके उभरेंगे। जी हाँ, आपको याद होगा एनिमल मूवी में जैसे भाभी 2 काफ़ी फेमस हुई थी, उसी के आधार पर ही जी हाँ सेम उसी ही तर्ज पर अब यहाँ पर ज्ञानेश कुमार को जी हाँ राजीव कुमार पार्ट 2 के नाम से नवाजा जा रहा है। तो गाइस, चुनाव आयोग के तौर पर राजीव कुमार का 2.5 साल का जो कार्यकाल था वो बहुत ज़्यादा ही विवादों में रहा। या फिर मैं ये कहूँ कि मेरे अब तक जो भी मेरा कैरियर है, जितने मुझको भी साल हो चुके हैं, उन तमाम सालों में मैंने किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम इतनी बार नहीं सुना खबरों में। मतलब कई मुख्य चुनाव आयुक्त आते थे, बने थे और चले जाते थे। जी हाँ, नाम भी हमको याद नहीं होता था, लेकिन जो राजीव कुमार है, इनका नाम जो राजनीति में जरा सी भी रुचि रखते हैं, जी हाँ उनके जहन में शायद ये नाम दर्ज हो चुका होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो चुनाव आयोग का जो चुनाव आयुक्त ये जो पद है, ये बिल्कुल गैर राजनीतिक होता था, गैर विवादित होता था। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हुए राजीव कुमार की इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां है कि हर कोई अब जानता है कि ज्ञानेश कुमार भी क्या उस फ्रेम में फिट बैठेंगे। जी हाँ, यहाँ पे हर इंसान इस बात को जानना चाहता है कि क्या ये ज्ञानेश कुमार भी जी हाँ राजीव कुमार की तर्ज पर ही उसी फ्रेम में फिट होंगे। ये सवाल दोस्तों इसलिए भी और ज़्यादा उठने लगा है क्योंकि बीजेपी द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया है, वो भी आनन फानन में। सरकार द्वारा दोस्तों बीते कल के दिन 11:30 बजे रात एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पीटीआई के स्क्रीनशॉट का आप ध्यान से पढ़िएगा। सुबह राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले संसद में एक स्पीच दी थी। उन्होंने बोला था, ठीक है, क्या बोला था अपनी उस स्पीच में संसद की, उस वीडियो को मैं अटैच करूंगा इस वीडियो के एंड में। लेकिन समझते हैं कि राजीव कुमार रिटायर हो रहे हैं और इसको लेकर के पीएमओ में प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर एक मीटिंग हुई थी चंद घंटों पहले। और इस मीटिंग के अंदर मोदी थे, राइट, और अमित शाह थे, और यहाँ पर जी हाँ जो एलओपी हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, मतलब जो नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, वो भी इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। राहुल गांधी ने जी हाँ इस पद को लेकर के, इनके नाम को लेकर के एक आपत्ति दर्ज की थी या फिर एक आपत्ति जाहिर की थी कि चुनाव आयोग को लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है। राहुल गांधी ने ये कहा, और जिसकी कल सुनवाई है, यानी कि आज 19 तारीख है और आज कोर्ट में इस पद को लेकर के सुनवाई होनी थी। तो मतलब कि केंद्र सरकार से 24 घंटे या फिर 12 घंटे तक का भी वेट नहीं हो पाया। और फाइनली जी हाँ इन्होंने जो भारत के चुनाव आयुक्त हैं उनके नाम का अनाउंसमेंट कर दिया। मैं मानता हूं कि 18 फरवरी को राजीव कुमार जी का जो कार्यकाल था वो समाप्त होने वाला था। जी हाँ, बस एक दिन का हम लोग वेट कर सकते थे। जी हाँ, पद को वैकेंट करना कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के ऊपर भविष्य में कोई सवाल खड़ा कर सकता था। शायद इस सवाल से बचने के लिए इन्होंने ये कदम उठाया हो, बट मुझको नहीं लगता दोस्तों कि यहाँ पर एक दिन का वेट नहीं हो सकता था। कर सकते थे बिल्कुल। जो आनन फानन में और जो एलओपी का जो इन्होंने उनकी बात का उल्लंघन किया है, या फिर मैं कहूँ कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने भारत के संविधान का उल्लंघन किया है। जी हाँ, उस संविधान पर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रेस कर दिया है। क्या केंद्र सरकार अब संविधान को नहीं मानती है? कि क्या केंद्र सरकार विपक्ष के जो नेता है एलओपी, जी हाँ, उनकी बातों को नहीं मानती है? थिंक अबाउट इट। आपको क्या लगता है कि अगर आप केंद्र में होते, ठीक है, अगर आप जी के सामने जब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है उसको लेकर के 19 तारीख को नेक्स्ट 12 से 13 घंटे बाद सुनवाई होनी है, क्या आप इतना पेशेंस नहीं रख सकते हो? सो गाइस, जब मीटिंग के बीच में ठीक है राहुल गांधी तमतमाते हुए अपनी सीट से उठ करके उस मीटिंग को बीच में जी हाँ स्टॉप करके चले गए थे,
और अब जब ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति हो चुकी है तो राहुल गांधी की एक पुरानी एक वीडियो है जो संसद के अंदर वो बोल रहे हैं, वो सोशल मीडिया पर जी हाँ काफ़ी ट्रेंड हो चुकी है। संसद में इन्होंने क्या बोला है, अब मैं उस वीडियो की क्लिप को यहाँ पे अटैच करता हूँ, उसको आप ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। In a few days, I am going to go to the meeting. I am going to go to the meeting. There's going to be Mr. Amit Shah and Mr. Modi ji, and there's going to be me, 2-1. Why am I even going to the meeting? What is the purpose of me going to the meeting? I am only going to the meeting to certify what Modi ji and Amit Shah ji are going to say, right? Whereas if the Chief Justice was there could be a discussion. Chief Justice and leader of opposition could say, no, we don't agree. So, there seems to be a calculated strategy. दोस्तों अब इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ज्ञानेश कुमार ने ऐसा क्या कर दिया है कि उन पर इतने सारे सवाल उठ रहे हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ज्ञानेश कुमार को एक नए कैंडिडेट के रूप में आम जनता या फिर आम लोग जी हाँ एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग में पिछले काफ़ी वक्त से काम कर रहे हैं, खास तौर पर तब जब राजीव कुमार को उन्होंने अपनी आंखों से काम करते हुए देखा है, ठीक उनके बगल में बैठ करके। दोस्तों बीबीसी की इस खबर के मुताबिक 31 जनवरी 2024 को ज्ञानेश कुमार यूनियन कॉरपोरेशन सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुए थे और उसके बाद अमित शाह के अंतर्गत आने वाले मंत्रालय में वो मई 2022 से सेक्रेटरी भी थे और इसके ठीक 2 महीने बाद 14 मार्च 2024 को उन्होंने चुनाव आयुक्त का पद संभाला था। या मुख्य चुनाव आयुक्त उस समय राजीव कुमार ही थे। ठीक है, जो सेकंड पद होता है चुनाव आयोग का उसे बोलते हैं चुनाव आयुक्त। तो इन्होंने ये पद संभाला था और ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयुक्त बना दिया गया। और ये संयोग देखिए कि जब ज्ञानेश कुमार को जी हाँ चुनाव आयोग में आयुक्त के तौर पर नियुक्ति मिली थी, उसके अगले ही दिन लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया था। राइट, और इस लोकसभा चुनाव में जी हाँ चुनाव आयोग पर जितनी टिप्पणियां हुई है, जितने सवाल खड़े हुए हैं, वो मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है किस तरह से वोटिंग परसेंट में फेरबदल अचानक से हो गया था। राजीव कुमार पर जितने भी सवाल उठे हैं, चाहे वो चुनाव की तारीखों की देरी से ऐलान को लेकर के हो, चुनाव की तारीखें बीजेपी को कितनी सूट करती है उसके बात को लेकर के क्यों ना हो, या फिर हम कह सकते हैं बीजेपी के नेताओं के खास तौर पर मोदी पर विपक्ष के लगाए गए हेट स्पीच के आरोपों पर इनका बिल्कुल न्यूट्रल होना ही क्यों ना हो। जी हाँ, इन्होंने काफ़ी जगह चुप्पी साधी थी। आपको याद होगा ईवीएम मशीन की बैटरी 99% कैसे चार्ज थी। जी हाँ, तमाम वोट दर्ज करने के बाद में ये भी सबसे बड़ा सस्पेंस था, सबसे बड़ा सवाल था, लेकिन उस पर भी क्या हो गया, वो सवाल भी ठंडे बस्ते में जा गिरा। ऐसे एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त था, उसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर आपको अटैच कर दूंगा। वीडियो को पॉज करके आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया में लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर के सवाल लगातार उठते खड़े हुए हैं। जितने भी सवाल दोस्तों खड़े हुए हैं, ज्ञानेश कुमार ने ये तमाम सवाल अपनी आंखों के सामने देखा है। ये पूरा का पूरा दोस्तों जो फ्रॉड का तांडव है अपने सामने होते हुए देखा है और वे उस चुनाव आयोग का उस समय हिस्सा थे। मतलब राजीव कुमार को भी काम करते हुए देख रहे थे और वो ये अच्छे से जानते हैं कि अगर इस पद की गरिमा को संभालना है तो यहाँ पर ये चीज़ तो शायद उनको करनी पड़ सकती है। और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े होते भी इन्होंने देखे, लेकिन तब भी इन्होंने चुप्पी साधी। और उसे ध्यान रखिएगा कि अगर हम किसी भी व्यक्ति को गलत होते हुए देखते हैं और उसे नहीं रोकते हैं तो उस गलत के भागीदारी हम भी हैं, ऐसा कहा जाता है। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। सो गाइस यहाँ पर आज उनको ये पद दिया गया है, चुनाव आयोग का मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया है। इसलिए लोग पूछ रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार को जी हाँ क्या हम लोग राजीव कुमार पार्ट 2 कह सकते हैं? फिर मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर चुनाव आयोग को या एक नए राजीव कुमार मिल गए हैं, क्योंकि ये भी यस मैन वाले हैं। जी हाँ, मतलब कि हाँ हाँ हाँ, जैसे राजीव कुमार ठीक है केंद्र सरकार की हर बातों को हाँ में हाँ कहते थे, वैसे शायद ये भी यस मैन बन जाएंगे। थिंक अबाउट इट, आपको क्या लगता है? बट दोस्तों यहाँ पर अब मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर आप भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त होते, राइट, आप एक स्वतंत्र बॉडी हैं, ठीक है,
आपके पास बिल्कुल जी हाँ पार्शियलिटी आप लोग नहीं कर सकते, लेकिन पार्शियलिटी हमको राजीव कुमार के कार्यकाल में बहुत अधिक दिखी है। ये बॉडी बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखती है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी राजीव कुमार जी के कार्यकाल में हमको कुछ खास देखने को नहीं मिली। लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है कि ऐसे बड़े से बड़े विकसित देश हैं, डेवलप कंट्री हैं, जहाँ पर बैलेट पेपर के माध्यम से क्या होते हैं, वहाँ की कंट्री के अंदर चुनाव होते हैं, बट हमारे देश के अंदर ईवीएम मशीन के माध्यम से क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। क्या आप अभी भी ईवीएम मशीन पर विश्वास रखते हैं कि ईवीएम मशीन में छेड़खानी नहीं हो सकती है? जबकि बड़े से बड़े उद्योगपति, ठीक है, बड़े से बड़े आईटी हेड इस बात का दावा करते हैं कि हम लोग ईवीएम मशीन को भी हैक कर सकते हैं। आप दबाओ कोई बटन और जाएगा किसी और पार्टी को आपका वोट। आप इस समय ईवीएम मशीन पर कितना फेथ करते हैं? अगर आप मुख्य चुनाव आयुक्त होते तो आप ईवीएम मशीन के माध्यम से चुनाव करवाते या फिर बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव करवाते? और एक सबसे बड़ी सीख हमको लेनी चाहिए डेवलप कंट्री से कि आखिरकार वो ईवीएम मशीन पर फेथ क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या उनके हाथ काफ़ी टाइट हैं, ईवीएम मशीन काफ़ी महंगी आती है, वो बाय नहीं कर सकते हैं, या फिर दोस्तों काफ़ी सारी डेवलप कंट्री ने भी अपने देश के अंदर ईवीएम मशीन का डेमो लिया था अपने चुनाव के अंदर, लेकिन इन्होंने देखा कि कहीं ना कहीं ईवीएम मशीन फेयर तरीके से जी हाँ रिजल्ट डेवलप नहीं कर पाती है, जनरेट नहीं कर पाती है, तो इसलिए वहाँ पर भी अभी भी जी हाँ बैलेट पेपर से क्या होते हैं, वहाँ पर चुनाव होते हैं। तो उनका यकीन ना कर पाना, क्या इससे हमें कुछ सीखना चाहिए? और हर बार आपको याद होगा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव हुए थे, राइट, और जिस दिन जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव की काउंटिंग हुई थी, आपको याद होगा 8 अक्टूबर, राइट, उसके बाद में झारखंड विधानसभा चुनाव, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव जो भी हाल ही में संपन्न हुए थे 8 तारीख को जिसकी काउंटिंग थी, ठीक है, उसके बाद से लगातार ईवीएम मशीन में क्या होते हैं, क्वेश्चन मार्क रेज होते रहते हैं। लेकिन जब बैलेट पेपर के माध्यम से हमारे इंडिया के अंदर चुनाव होते थे तो इतने दोषारोपण नहीं हुआ करते थे। क्या हमको वापस से जी हाँ उसी फॉर्मेट में चुनाव करवाना चाहिए और जो भी हारी हुई पार्टी है उसकी बोलती बंद करनी चाहिए, या फिर जैसे चल रहा है चलने दो? आपको क्या लगता है? वीडियो को पॉज करके कमेंट जरूर करिएगा। और अब बात करते हैं कि आखिरकार कौन है ज्ञानेश कुमार। सो गाइस, ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और 31 जनवरी 2024 को ज्ञानेश कुमार यूनियन कॉरपोरेशंस के सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुए थे और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के अंतर्गत आने वाले मंत्रालय में वो मई 2022 से सेक्रेटरी थे और उसके 2 महीने बाद 14 मार्च 2024 को इन्हें चुनाव आयुक्त बना दिया गया था और 15 मार्च को उन्होंने कार्यभार संभाला और उसके अगले दिन ही चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी थी। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।